कंपनी आर्मी यानी कंपनी की फौज. Now, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed to cavalry, Swaraj, trained soldiers on the horseback and infantry. This is a pedal foot and soldiers. They given training in archery and the tier andazi, the use of the swords. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need of have a large professionally trained infantry. The rural area had a large number of armed peasants, and the local zamindar often supplied the Mughal with पैदल सोल्जर. की कंपनी के साथ ही इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन असली उनका सत्ता सैनिक ताकत था. यानी कि वो चाहते थे किस प्रकार से अपने सैनिक के अंदर या अपने मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए. तो मुगल फौज जो थी, आर्मी जो थी, वो मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि हॉर्स यानी कि वो हॉर्स राइडिंग के रूप में जानते थे कि हॉर्स बैक, जिसको कि इन्होंने एक इन्फेंट्री यानी कि इन्फेंट्री बोलते हैं आप फौज को, कि घुड़सवार या घोड़े पर चलने वाले ऐसे प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड और पैदल सेना थी. साथ में पैदल सेना भी साथ में इन्फेंट्री जाया जाती थी, कि घोड़े वाले सैनिक और साथ में इन्फेंट्री यानी फौज थी. उन्हें आर्चरी और स्वॉर्ड के साथ में या तलवारबाजी का भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी उनको ट्रेन किया जाता था कि किस प्रकार से आपको ये वर्क करना है. साथ ही जो हमारी आर्मी थी, आर्मी में जो सवार होते थे या जो हमारे जो प्रशिक्षण थे, उन लोगों का ये प्रेशर रहता था कि किस प्रकार से वो अपना दबदबा को बनाए रखे. तो मुगल साम्राज्य को या फिर अपने इसीलिए जो मुगल साम्राज्य है या फिर उनकी डोमिनेशन है, मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली एक पैदल सेना की बहुत अधिक जरूरत महसूस होती थी. तो ग्रामीण इलाकों के अंदर और इलाकों में ऐसे सैनिकों किसानों की संख्या बड़ी थी जो कि अपने सशस्त्र रूप में थे, यानी ऐसे पीसेंट जिनके पास अपने खुद के ही वेपन्स हुआ करते थे. ऐसी एक प्रोफेशनल सेना हमने देखी है. तो यहाँ जो स्थानीय जमींदार थे या मुगल के रूप में मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे. तो कहने का सेंस है, ये कंपनी के साथ में जब भारत में शासन की सुधार करने के नए विचार आए कि एडमिनिस्ट्रेशन में नया कुछ किया जाए, तो ऐसे में उनका असली सत्ता सैनिक ताकत के रूप में था. चाहते थे कि किस प्रकार से यहाँ पर मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाई जाए. साथ ही यहाँ पे आर्मी जो है, आर्मी ऐसी कंपोज की जाए जो कि जिसमें हॉर्सबैक पर सोल्जर बैठे हो, साथ में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों, दैट द पैदल एंड द फुट सोल्जर जो पैदल अपने पैरों के द्वारा जा सकते हैं. दे वर गिवन, वो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे आर्चरी के अंदर भी, एंड जिसको हम तीरंदाजी का नाम से जानते हैं, और साथ ही वो स्वॉर्ड भी यूज करते थे यानी तलवारबाजी भी करते थे. दे क्लब भी डोमिनेटेड, साथ में वो डोमिनेटेड थे अपनी आर्मी के साथ में, चाहे वो अपने मुगल के साथ में भी, और वो अपने ऑन फीट लार्ज प्रोफेशनली ट्रेनिंग इन्फेंट्री की भी लिया करते थे. तो जो रूरल एरिया है, जो गांव वाले एरिया, यहाँ पे लार्ज नंबर पर हमें पीसेंट मिले हैं, और ये पीसेंट जो हैं इस लोकल जमींदार के सप्लाइड होते थे, कि जमींदार जो है इन पीसेंट को सप्लाई करता था. और मुगल्स दैट पैदल सोल्जर, कि वो मुगल्स के पास जाते और साथ ही पैदल सोल्जर के अंदर उसमें मुहैया कराते थे. नाउ the change occurred of the 18th century when the Mughals also struck and set still like the Awadh and the Banaras start and recruiting peasants into their armies and training them and professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which come to be known as the Spain Army from the Indian
वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। कह रहे 18वीं सेंचुरी में अवध और बनारस जैसी ऐसी रियायतें थी, ऐसी रियासतें थी, ऐसे स्टेट थे जहाँ पर किसानों को भर्ती करके उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया गया। और उसकी सूरत बदलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या फिर आर्मी कहा करते थे। The warfare technology changed from the 1820 cavalry requirement of the company army and wrestling this because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where the soldiers were armed with musket and matchlocked. The soldier of the company army had to keep pace with the changing military requirement and its infantry regiment now become more important. 1820 के दशक में जैसे जैसे वार होते गए, टेक्निक में चेंजेस आते गए और कंपनी ने सेना में घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग की टुकड़ों की भी जरूरत अब कम होती चली गई। यही इसकी एक वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ पे बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान में इजिप्ट में भी लड़ रहा था, जहाँ पे सिपाही मस्केटनी, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस लोग होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती हुई सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी जो पैदल टुकड़ी यानी कि जो आर्मी थी वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस उसी की ही इसमें मानी गई है। जो रेजिमेंट थी, जो इन्फेंट्री, उसकी अधिक इम्पोर्टेंस मानी गई है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगिन टू डेवलप इनफॉर्म मिलिट्री कल्चर। Soldiers were increasingly subject to European style training, drill and discipline that regiment their life far more than before, and often this created problems since caste and the community feeling were ignored in building a force of professional soldiers could invite individual so the easily give up their caste and religious feeling. Could they see themselves only as soldiers and not to member of communities? कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जिस समय इंग्लिश लोग आए तो सैनिक कल्चर डेवलप होने लगा और जो हमारे सिपाही थे उनको यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण या अभ्यास का अनुशासन सिखाया जाने लगा। यानी उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उन लोगों को ट्रेन किया गया और साथ ही डिसिप्लिन भी सिखाया गया। अब उनका जीवन पहले से कुछ ज़्यादा चेंज हो गया था। तो ब्रिटिश पहले से जीवन जो चेंज था उसको कंट्रोल किया गया था और कोशिश की गई थी कि कभी कभी कोई अगर प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि ये जो सिपाही हैं, ये जो सैनिक हैं, इन्हें सेना खड़ा करने के चक्कर में इंग्लिश लोगों को कई बार कास्ट कम्युनिटी की भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते थे। तो भला लोग अपनी जाति, अपनी कास्ट, अपनी रिलीजन, इन भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? तो क्या वे खुद को अपनी इस कम्युनिटी के सदस्य मानने के बजाय सिर्फ एक सिपाही मान सकते थे? तो ये होने में भी बहुत अधिक इंग्लिश गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स आई। तो व्हाट डिड द स्पोसी फील? तो स्पोसी अब सिपाही क्या फील कर सकते थे? दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी। उनको लगा कि हम अपना जीवन और अपनी आइडेंटिटी को खो बैठे हैं। दैट इज देयर सेंस ऑफ who they were. They revolt of 1857 and gave us the glimpse into the world. So the Sposi, you will be read about the revolt in chapter number 5. अब कहते हैं कि सिपाहियों किस तरह देख सकते। 1857 की जिस समय विद्रोह हुआ, जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो उस समय दुनिया ने इसकी झलक को देखा था कि विद्रोह के बारे में हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे कि जिस समय रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था।
नाउ लास्ट स्टेप पर कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलते हैं हम निष्कर्ष निकालना। Thus, the East India Company was transferred from the trading company to the territory colony power. The arrival of the new system, new steam technology in the early 19th century also added this process. Till then, it would take anywhere and between 6 and 8 months to travel to India by sea. And steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabled more British for their family to come to a far off country like India. ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक ट्रेड कंपनी थी, बट कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई थी कि उन्होंने अपने आप को एक पावर के रूप में स्टेबलाइज कर लिया था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में नई टेक्निकल के आने से ये प्रोसेस जो था, इस प्रोसेस में और तेजी हुई। तब तक समुद्री मार्ग से इंडिया पहुंचने में 6 से लेकर के 8 महीने का समय लग जाता था। अब भाप से चलने वाले जहाज यानी कि स्टीम इंजन बन गए थे और यह यात्रा अब सिर्फ 3 वीक के अंदर ही कंप्लीट होती थी। और इसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश गवर्नमेंट अपनी फैमिली के साथ में इंडिया में टूर करने के लिए आने लगे। तो बाय द 1857 द कंपनी कम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent and combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country. The East India Company had virtually that whole of India under its control. 1857 तक भारत के जो उपमहाद्वीप है इसमें 63% लैंड था और 78% पे पॉपुलेशन पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित स्टेबलाइज हो चुका था और देश का बाकी का जो लैंड मास था उस पर पॉपुलेशन और कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट था। इस प्रकार से जो व्यवहार स्तर था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। दिस चैप्टर इज एंड।